बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शज़ाइब और इस कोर्स में मैं आपको ये बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो ये जो लफ्ज़ है डेटा स्ट्रक्चर, ये दो चीज़ों से मिलके बना है। एक तो है डेटा और दूसरा है स्ट्रक्चर। तो जब डाटा की बात आती है तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनको हम डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें 22 ये एक डाटा है, क्रिकेट ये भी एक डाटा है, $23 ये भी एक डाटा है, ये एक नंबर है जो प्लस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक डाटा है। यानी कि इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, बस ये पता है 22 कोई नंबर है, इसको हम डाटा कहते हैं। क्लियर। और इन्फॉर्मेशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। जैसे मैं लिखता हूँ आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, इससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मैं 22 साल का हूँ, या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, या चॉकलेट $20 की है, या ये मेरा नंबर है। तो इससे मुझे प्रॉपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन जो डाटा था इससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, इससे बस मुझे यही पता था क्रिकेट एक लफ्ज़ है, 22 कोई ना कोई नंबर है, बस मुझे इतना ही पता था। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे काम की होती है, लेकिन जो डाटा होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता, या यूं कह सकते हैं कि उससे हमें कोई भी समझ नहीं आ रही होती। क्लियर। अच्छा, ये हमने डाटा स्ट्रक्चर का पहला तो वर्ड डाटा तो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक होता है स्ट्रक्चर, सेकंड वर्ड। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारा जो डाटा है, हमने उसको इस तरीके से स्टोर करना है, इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है कि हम उसको यूज़ करने में हमें आसानी हो। तो डाटा स्ट्रक्चर के दोनों वर्ड्स को मिला के क्या बनना, इसकी डेफिनेशन डाटा स्ट्रक्चर की ये हो गया डाटा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसको स्टोर करने का मेथड। और ये मेथड ऐसा होना चाहिए कि उससे डाटा को हमें यूज़ करने में, उसको सर्च करने में हमें आसानी हो। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगी। सपोज करें कि हमारे पास एक अलमारी है। क्लियर। और हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये बॉल, बुक्स, बॉटल्स, फैन, बैग, शूज़, मनी, चार्जर, हैट, लाइट, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने अलमारी में रखनी है। क्लियर। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि इन चीज़ों में से मैं एक एक करके इधर अलमारी में रखता हूँ। आप देख सकते हैं अलमारी में कोई खाना नहीं है, कोई सेक्शन नहीं है। अब अगर एक एक करके मैं चीज़ ये अलमारी में रखूं, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले बॉल रखता हूं, फिर बुक्स रखता हूं, फिर बॉटल्स रखता हूं, फिर लाइट रखता हूं, फिर शर्ट, पैंट, कीज़, फिर इसी तरह अपने पैसे रखता हूं अलमारी में, शूज़ रखता हूं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों के ऊपर जब मैं शूज़ रखूँगा तो मेरी जो चीज़ें हैं वो गंदी हो जाएंगी या ख़राब हो जाएंगी। क्लियर है बात। तो ये सारी चीज़ें सपोज करें मैंने इस अलमारी के अंदर रख दी हैं, तो अब क्या होगा कि ये सारी चीज़ें जो सा मैंने इधर अलमारी में तो रख दी हैं, लेकिन जब मुझे कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पे कीज़ थी, मैंने इधर अलमारी में कीज़ रखी थी। अब मैं कीज़ ढूंढने के लिए जब आया तो मैं सबसे पहले अपनी शर्ट उठाऊंगा, पैंट उठाऊंगा, सारी चीज़ें मुझे बाहर निकालनी पड़ेंगी, बॉटल्स उठा के बाहर रखनी पड़ेगी, फ़ैन भी पड़ा होगा वो भी निकाल के साइड पे रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उठा के मुझे बाहर रखनी पड़ेंगी, तब जाके किसी कोने में जाके मुझे कीज़ नज़र आएंगी। और बहुत ही मुश्किल से जब मैं सारी चीज़ें बाहर निकालूंगा फिर मुझे कीज़ मिलेंगी, वापस मैं सारी रखूँगा। तो ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर इसका सलूशन क्या है कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरी जो अलमारी है मैं उसके सेक्शंस बना लेता हूँ, उसके खाने बना लेता हूँ, ठीक है। और उधर मैं अलग अलग डिफरेंट चीज़ें रख लूँगा। जैसे देखें बड़े सेक्शंस मैंने बनाए हैं, यहाँ पर मैं ये वाली चीज़ें रख लेता हूँ, शर्ट पैंट हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। जो फ़ैन है वो यहाँ पर आ सकता है, और बाकी बॉटल्स वगैरह मैं दूसरे सेक्शंस में डाल सकता हूँ। तो इस तरह मैंने अपनी चीज़ों को अलमारी के अंदर रख दिया। और जो इस तरह की छोटी चीज़ें होंगी, जैसे कीज़ हो गई, पेन हो गया, ठीक है, या मेरे मनी हो गया, मेरे पैसे हो गए, तो वो मैं इस सेक्शन में डाल सकता हूँ। तो जब भी मुझे कीज़ या इस तरह की कोई भी चीज़ चाहिए होगी, मुझे एकदम यहाँ से मैं अलमारी खोलूँगा, ठीक है, मुझे पता होगा मैंने कौन से सेक्शन में रखा हुआ है, मुझे सारे कपड़े, सारी चीज़ें बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से मैं वो ढूंढ सकता हूँ। तो ये तरीका है कि
मैंने जो अपनी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से अलमारी के अंदर रखा है, इस तरीके को कहते हैं स्ट्रक्चर। बिल्कुल इसी तरह की हम एग्जांपल लेते हैं अपनी हमारे जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क में आपको पता है क्या होता है, जो भी डाटा होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। क्लियर। अब हम सपोज करते हैं कि ये हमारा सारा डाटा था, ये मैंने थोड़ा सा लिया है, हार्ड डिस्क में बहुत सारा डाटा आता है, जस्ट आपको एक कंसेप्ट देने के लिए। अब ये डाटा मैं सपोज करें इसी तरह हार्ड डिस्क में अभी मेरी कोई पार्टीशन नहीं हुई हुई, सिर्फ एक ही पार्टीशन है। ठीक है, तो इसमें मैं ये सारा डाटा रख देता हूँ। जब मैं ढूंढूंगा डाटा तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि देखें आप वीडियो भी इसी तरह पड़ी हुई है, पिक्चर भी इसी तरह पड़ी हुई है। ठीक है, और दूसरा जो डाटा है वो भी इसी तरह पड़ा हुआ है। तो हार्ड डिस्क से मुझे डाटा फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए उन्होंने क्या एल्गोरिदम लगाया इसका, उन्होंने क्या सोचा इसका तरीका कि यूज़र को जो डाटा हार्ड डिस्क में उसने स्टोर किया है उस फाइंड करने में उसको आसानी हो, उन्होंने इसकी पार्टीशंस बना दी। तो ये आप देख सकते हैं कि जब भी हम माई कंप्यूटर खोलते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ड्राइव्स आती हैं, कभी सी ड्राइव होती है, डी ड्राइव होती है, ई होती है, एफ होती है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया है कि वो ड्राइव्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है जो एक जैसी होती हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज़ हमेशा पता है, हर बंदे को पता है कि वो सी में उसका डाटा होता है। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि हार्ड डिस्क की उन्होंने पार्टीशनिंग कर दी, उन्होंने इसको ड्राइव्स में डिवाइड कर दिया ताकि यूजर्स को फाइंड करने में आसानी हो डाटा। क्लियर। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है जो कि है डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको पता है हज़ारों की तादाद से इसमें वर्ड्स होते हैं, लेकिन वर्ड्स फाइंड करना अगर हो तो उन्होंने एक सीक्वेंस रखा हुआ है, एक पैटर्न रखा हुआ है, एक डाटा स्ट्रक्चर रखा हुआ है, यानी कि उसमें इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं हज़ारों की तादाद से, इतना ज़्यादा उसमें डाटा पड़ा हुआ है। यूज़र को जो फाइंड करना होता है वो एकदम बुक खोलता है और उसको पता चल जाता है। तो डिक्शनरी वालों ने क्या डाटा स्ट्रक्चर लगाया है, क्या तरीका किया है, किस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने ये किया, उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के साथ गए हैं, यानी कि ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो स्टार्ट में आ गए, उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद सी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस तरह करते करते उन्होंने सारे वर्ड्स लिख दिए हैं। अब जब यूजर को फाइंड करना होता है उसको पता है कि एक वर्ड जो कि स्टार्ट है इसका मीनिंग उसने देखना है, तो ये एस से स्टार्ट हो रहा है तो वो स्टार्ट से खोल के एक पेज को नहीं देखेगा, वो डायरेक्ट दरमियान से खोलेगा उसको और एस वाले सेक्शन में जाएगा और वहां से उसका एकदम मीनिंग देख लेगा। अब अगर ये वाला तरीका जिस सीक्वेंस से उन्होंने उसमें वर्ड्स डाले हुए हैं, यानी कि डाटा डाला हुआ है, अगर इस सीक्वेंस से उन्होंने इसमें डाटा ना डाला होता, मिक्स वर्ड्स होते, फॉर एग्जांपल ए से वर्ड आ रहे हैं, उसी के बीच में बी से स्टार्ट होने वाले हैं, उसी के बीच में सी से स्टार्ट होने वाले हैं, डी से स्टार्ट होने वाले हैं, फिर ए से स्टार्ट होने वाले आ गए हैं, तो यूज़र तो एक एक जो बंदा है जिसने मीनिंग देखना है वो एक एक पेज करके देखता रहेगा, फिर एक सेकंड पेज देखते रहेगा, इस तरह तो सारा दिन बैठ के वो वर्ड ही ढूंढता रहेगा। तो ये तरीका होता है कि हम यही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं, मेथड्स हैं, कौन से डाटा स्ट्रक्चर को अप्लाई किया जाए, कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाएं जिससे हम डाटा को आसानी से मैनेज कर सकें, यानी कि रिजल्ट फास्ट आए। क्लियर है बात। तो ये हमारे कोर्स की जो आउटलाइन है वो ये है कि ये हमारे पास दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है और एक नॉन प्रिमिटिव होता है। सो प्रिमिटिव वो होती हैं कि जो सिंपल होती हैं, यानी कि जिनका साइज फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, पॉइंटर। इंटीजर यानी कि इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। क्लियर। तो ये साइज फिक्स है इसका। और नॉन प्रिमिटिव वो होती हैं कि जिनका साइज यूज़र डिफाइन करता है। नॉन प्रिमिटिव 2 टाइप्स की होती हैं, एक लीनियर होती हैं और एक नॉन लीनियर होती हैं। लीनियर में आप देख सकते हैं कि अरे आती है, लिंक लिस्ट आता है, स्टैक आता है, क्यू आती है। तो ये वो होती हैं लीनियर के जिनमें कोई ना कोई सीक्वेंस फॉलो होता है। अरे में भी सीक्वेंस होता है, लिंक लिस्ट में भी, स्टैक में भी और क्यू में भी। नॉन लीनियर वो होती हैं जिनमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, जैसे कि ट्री और ग्राफ्स। यही हमारा सारा कोर्स है, इसी में हमने इन सारे डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है एक एक करके। फिर हमें इससे हमें फिर ये पता चलेगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ करना है। क्लियर। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ कि एक ऐसा प्रोग्रामर जिसको डाटा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज है, डाटा स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग है, वो दूसरे प्रोग्रामर से अच्छा प्रोग्रामर होता है।
वो कैसे? वो ऐसे, फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है कि एक हमने प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से रोल नंबर इंटर करवाए, ठीक है, और वो फिर उसको डिस्प्ले कर दे। क्लियर? तो हम एक आम बंदा ऐसे करके प्रोग्राम लिखेगा, ठीक है। एक प्रोग्राम लिखने का ये तरीक़ेकार है। ये क्या होगा, सबसे पहले ऊपर हमने डायरेक्टरी ऐड करवाई, ठीक है। आपको पता है हमेशा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये इंट रोल नंबर है। इंट आपको मैंने क्या बताया था, 4 बाइट्स का होता है। जब हम ये चीज़ लिखेंगे तो रैम है, सपोज करें ये हमारे पास रैम है हमारी, तो रैम के अंदर ये रोल नंबर नाम की 4 बाइट्स डिक्लेयर हो जाएंगी। तो ये वाली जो लाइन थी इंट रोल नंबर, इसने क्या काम किया, ये हमारी रैम थी, रैम में 4 बाइट्स डिक्लेयर किए। 4 क्यों डिक्लेयर किए, क्योंकि ये इंट है। क्लियर? और उसका नाम क्या है उस जगह का, रोल नंबर, तो ये उस जगह का नाम रोल नंबर हो गया। क्लियर? उसके बाद यूज़र को स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा इंटर रोल नंबर, तो यूज़र को रोल नंबर का मैसेज डिस्प्ले होगा, यूज़र सी इन करेगा यानी कि कोई नंबर इंटर करेगा। सपोज करें वो 5 इंटर करता है, तो ये जो जगह थी रैम के अंदर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो उसके बाद क्या होगा, सी आउट होगा, सी आउट दी रोल नंबर इज इक्वल टू, स्क्रीन पर दी रोल नंबर इज इक्वल टू लिखा हुआ आएगा, और आगे ये रोल नंबर, रोल नंबर क्या है, ये जो जगह थी रैम के अंदर इसका नाम है रोल नंबर, तो ये 5 स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर है बात? अब इसी प्रोग्राम को करने का एक और प्रोग्रामर इसको ऐसे ही कर सकता है। अब एक और प्रोग्रामर था, उसने इसी प्रोग्राम को, उसको भी यही कहा जाता है कि आपने ना यूज़र से एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि यूज़र से जो रोल नंबर ले और उसको फिर डिस्प्ले कर दे स्क्रीन पर। उसने क्या काम किया, उसने डाटा टाइप यहाँ पर डबल यूज़ की, ठीक है। और इस बंदे ने क्या काम किया था, इसने डाटा टाइप इंट यूज़ की थी। तो ये क्या होगा, जब डबल रोल नंबर होगा तो मेमोरी के अंदर डबल टाइप की एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, रोल नंबर। तो डबल के जैसा कि आपको पता है कि ये 8 बाइट्स का होता है और इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, तो वो मेमोरी में ज़्यादा जगह लेगा, ठीक है, मेमोरी में 8 बाइट्स लेगा। और ये उसके बाद स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले होगा इस लाइन की वजह से इंटर रोल नंबर, और यूज़र क्या करेगा, रोल नंबर इंटर करेगा। सपोज करें यहाँ पे 15 इंटर करता है, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा 15, तो यहाँ पर 15 आ गया। उसके बाद ये जो सी आउट की लाइन है ये क्या डिस्प्ले करेगी, दी रोल नंबर इज इक्वल्स टू, और उसके बाद रोल नंबर वाली जगह पे जो भी नंबर पड़ा है वो स्क्रीन पर आ जाएगा 15। क्लियर? तो काम तो ये वाला भी वही कर रहा है कि रोल नंबर यूज़र से इनपुट ले रहा है और डिस्प्ले कर रहा है, ये भी यूज़र से इनपुट रोल नंबर ले रहा है और डिस्प्ले कर रहा है। तो दोनों ठीक हैं, काम दोनों ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा ठीक है? प्रोग्राम देखें वही वाला ठीक है जो मेमोरी में रैम में जगह कम ले रहा है। जब हमारा काम रैम के अंदर थोड़ी जगह से हो रहा है तो फिर डबल यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। ये चीज़, ये डिफरेंस है। ये एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल थी कि जब भी आप आगे फ्यूचर में सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, ठीक है, तो आपको डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है इसकी आपको जब नो हाउ होगी, कुछ समझ होगी, तो आप सही यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि रैम में जब कम मेमोरी यूज़ होगी, ये वाला वेरिएबल कम जगह लेगा, तो रैम आपकी जल्दी फुल नहीं होगी, रैम आपकी कम यूज़ होगी और आपका मैक्सिमम काम होगा। तो ये डाटा स्ट्रक्चर का फ़ायदा। तो यही इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि कौन से हम डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करें, ठीक है, और कौन से ऐसे एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, जिनको यूज़ करके हम डाटा को एफिशिएंटली फास्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आई होगी। इस वीडियो का जस्ट यही पर्पज़ था कि आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का थोड़ा बहुत आइडिया कॉन्सेप्ट दूँ। आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसमें फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। इसके लिए आपको जो उनसे थोड़ी बहुत C++ की भी समझ होनी चाहिए। तो हम C++ में इनकी कोडिंग करेंगे, इन सारे डाटा स्ट्रक्चर्स की, और उसके लिए IDE आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डेव यूज़ कर सकते हैं, Visual Studio ले सकते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है, आप कमेंट में या फेसबुक पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।